सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये क्या है, अगस्त 2022 में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर असगर वजाहत को। तो हिंदी के जाने माने लेखक हैं डॉक्टर असगर वजाहत। इनको अभी 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके नाटक महाबली, जो कि मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है, उसके लिए ये सम्मान मिला है। व्यास सम्मान आप जानते हो ये भारत में एक हिंदी साहित्यिक पुरस्कार है जिसे पहली बार 1991 में दिया गया था। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको हर साल दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट होता है। तो याद रखना 2021 के लिए दिया जा रहा है ये 31वां व्यास सम्मान। किसे? डॉक्टर असगर वजाहत को। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? असगर से याद रख लो अजगर। तो अजगर दूसरों को क्यों काटता है? अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास से व्यास याद आ जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो बस। वैसे आपको बता दूं इस प्रश्न को हम दिसंबर 2021 में पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और अभी मिल गया इसलिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। ये तो 2021 का है। साथ में आप ये भी याद रखो कि पिछला वाला 2020 वाला यानी कि 30वां व्यास सम्मान किसे मिला था? प्रोफेसर शरद पगारे को, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये किसे मिला था? रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहां हूं के लिए। और अगर आपसे पूछे 31वां जेडी बिरला पुरस्कार किसे मिला था? नारायण प्रधान को मिला था। एक गीतांजलि श्री का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता था और इसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, तो उनका नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे डीआरडीओ का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा समीर वी कामत को। पूरा नाम बोलोगे तो समीर वेंकटपति कामत। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं समीर वी कामत, जिनको अभी रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का तो सचिव और डीआरडीओ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ये किनका स्थान लेंगे? जी सतीश रेड्डी का। क्योंकि अब जो जी सतीश रेड्डी है ना, अब वो रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बनेंगे और उनकी जगह आ गए हैं कौन? समीर वी कामत। तो ये आप पॉइंट याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी इसरो के नए प्रमुख कौन बने थे? एस सोमनाथ बने थे। CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। और CBDT के नए चेयरमैन कौन बने? नितिन गुप्ता बने। देखो डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो गया इसका। और इसका मोटो क्या होता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी हमने पढ़ा था एक आध दिन पहले, डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया था। पिनाका क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है। और ये इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये 44 सेकंड में कितने रॉकेट को दाग सकता है? तो 72। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, जब कल मैंने आप लोगों को बताया अपने बारे में, तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने कमेंट भी किए। वैसे तो समय नहीं मिला सारे कमेंट्स पढ़ने का, 2-4 मैंने कमेंट्स पढ़े, तो मुझे भी काफ़ी अंदर से अच्छा फील हुआ जब पॉजिटिव चीज़ें आप सुनते हो ऐसे बुरे वक्त पे, या अच्छे लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है ऐसे वक्त पे, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। वो कहते हैं ना, जब घना अंधेरा होता है तो एक हल्की सी किरण भी आपको बहुत हौसला दे जाती है। और वाकई सच बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मतलब आप इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं इस उम्र में। सच बता रहा हूँ, बहुत किस्मत वाले होंगे ऐसे पेरेंट्स। बहुत नाज होगा आपके माँ बाप को आपके ऊपर। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम आपकी पैसे में मदद कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू। लेकिन मुझे आप लोगों से इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं। कभी मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं है कि मैं आप लोगों से कभी ऐसा मौका दिखाए भगवान कि मैं आप लोगों से कोई पैसा लूँ। फिर भी हाँ, अगर कर सकते हो तो जब भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रे करते हो, तो उसके साथ में 2 मिनट के लिए मेरे लिए, फैमिली के लिए थोड़ी सी प्रे सच्चे मन से जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कोई पैसा नहीं, कोई दौलत नहीं। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि पैसे की जरूरत हर किसी को होती है और हर कोई काम करता है, मेहनत करता है पैसे के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए। मैं भी करता हूँ, आप भी पढ़ाई कर रहे हो उसी के लिए। एक अच्छी सी जॉब, एक रेप्यूटेटेड सिक्योर जॉब आपको मिल जाए, परिवार की सारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, आने वाला भविष्य सिक्योर हो जाए। और हाँ देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हम यूट्यूब कर लेते हैं, यूट्यूब से इनकम होती है। मैं मानता हूँ यूट्यूब से होता है, लेकिन आपकी कुछ गलत फहमियां मैं दूर कर देता हूँ कि इसमें आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है और समय बहुत देना पड़ता है, साथ में लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद इन सब चक्कर में पड़ना। एक सीधा सा लॉजिक है, अगर पर डे के आपके 1 लाख के आसपास व्यूज आ रहे हैं
आपके पूरे पूरे वीडियोस देखते हैं 1 लाख लोग, तो हाँ आपका आराम से काम चल जाता है। और वो भी तब जब आपके ऐड वगैरह जो आते हैं वो सारे देखते हैं। तो अब जैसे अपने को ले लो आप, मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ लेकिन लक साथ नहीं देता। हमारे दिन भर में कितने आते हैं, 8-9-10 हज़ार व्यूज आते हैं। और मैंने क्या कहा कि अगर दिन भर में लाख के आसपास आपके व्यूज आ रहे हैं तो ठीक है, काम चल जाएगा। तो इस मामले में मुझे तो अभी बहुत ही है, क्योंकि फैमिली भी कई बार सपोर्ट नहीं करती है कि कब तक काम चलेगा, कैसे क्या होगा। लेकिन ठीक है, अपनी मेहनत अपन कर रहे हैं। जिस दिन नहीं होगा क्विट कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ और करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ताकि हम इसे कंटिन्यू रखें। उससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि अब ये काम करने में मज़ा आने लगा है। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केवी सुब्रमण्यम को। तो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम, जिनको अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बाकी आप जानते हो अभी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने? सुरेश एन पटेल। भारत के इंदरमीत गिल को अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया था। और अभी केवीआईसी के नए चेयरमैन बने थे मनोज कुमार। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में, और टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 190। 190वां मेंबर बना था इसका एंडोरा। और इसकी अभी पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थी गीता गोपीनाथ, जो अभी तक आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। और वैसे अब इनके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर। और गीता गोपीनाथ से एक प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली ये पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। अच्छा, आईएमएफ से आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और एक ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में पूछी जाती है ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसे इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा कन्नौज को। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और इस पहल के तहत राज्य सरकार दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का आयोजन भी करेगा। याद रखना, कन्नौज का जो इत्र है, इत्र जिसे आप परफ्यूम बोल दीजिए, तो कन्नौज का इत्र ये राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत आता है। अच्छा, पर्यटन से एक डे आपको याद आना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाते हैं। और नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं हम कब? 25 जनवरी को। अब बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है। आप जानते हो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र भी यही है। सिडबी का हेडक्वार्टर भी यहीं पे मिलेगा। और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में ही। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। इनके ऊपर एक बुक पढ़ी है हमने, द मॉन्क वू ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनी है 2022-23 के लिए कौन सी? उत्तर प्रदेश की वाराणसी। और वाराणसी से आपको याद आएगा, रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप में उपयोग करने वाला पहला शहर भी वाराणसी है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। कहां से? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथरी गांव से। और ये एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ेगा? चित्रकूट जिले के गोंडा गांव को इटावा जिले के कुदरेल गांव से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही संभव पोर्टल भी लॉन्च किया था। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे बना है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बना है आगरा। अभी उत्तर प्रदेश ने स्कूल चलो अभियान भी शुरू किया था। कहां से? श्रावस्ती जिले से। और सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे आया है उत्तर प्रदेश। और तीसरे राष्ट्र जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर टॉप पे रहा। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत के अन्य हिस्सों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में
551 और शाखाएं खोलने की घोषणा की है, तो आंसर होगा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ये 2022-23 वित्तीय वर्ष में 551 और शाखाएं खोलेगा, ब्रांचेस खोलेगा, जो कि पूर्वी क्षेत्र के बाहर भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत बनाने के लिए ऋणदाता फोकस का एक हिस्सा होगा। तो अब इसके बाद बंधन बैंक की 6000 से ज्यादा ब्रांचेज हो जाएंगी। बंधन बैंक स्थापना होती है 2015 में। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में मिलेगा। इसके संस्थापक और इसके सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिन्हा। आप जानते हो जो एचडीएफसी बैंक है ये केरल के कोझिकोड में खुलेगा पहली महिला ऑपरेटेड ब्रांच, जो कि महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड होगी। अभी इसने विजिल आंटी नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए पहली ब्रांच खोली है बंगलुरु में। फेडरल बैंक से याद आएगा, ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अक्टूबर 2022 में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो 20 से लेकर 23 अक्टूबर 2022 को पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट ये नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। वैसे तो आपको बता दूं, भारत के 4 जोन उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जोन में प्रतियोगिता का आयोजन अभी 27 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता होगी ना, वो अक्टूबर में होगी और वो नई दिल्ली में होगी। कहने का मतलब ये है। और खेलो इंडिया से कुछ प्रश्न आपको याद आएंगे, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है वो कहाँ पे हुआ, पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर था धाकड़, उसको जीता हरियाणा ने ही। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी 2022 में होंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण अभी हुआ था बंगलुरु में, जिसका शुभंकर है वीरा। उसमें टॉप पे रहा था बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। अभी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग लीग का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। और अभी आपको याद है, पहली खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन हुआ नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में। अच्छा बताओ, दूसरा खेलो इंडिया मास्टर गेम्स 2022 ये भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक किसने जीता, तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने अगस्त 2022 में टोक्यो में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदक जीता है। और इस तरह से ये पुरुष युगल प्रतियोगिता यानी कि मेंस डबल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। अच्छा, अभी आपको याद होगा, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे 4 भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। क्या क्या नाम है उनके? लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और आपको याद है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अगर बात करें बैडमिंटन में किस किस ने गोल्ड जीता था? 3 गोल्ड आए थे हमारे पास। एक तो पीवी सिंधु लेकर के आई थी वुमेन सिंगल में, लक्ष्य सेन लेकर के आए थे वुमेन सिंगल में, और मेंस डबल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ये गोल्ड लेकर के आए थे। अच्छा, बैडमिंटन से 2 कप आप जरूर याद रखना, एक तो थॉमस कप और एक कुबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और अभी 2022 में इसे पहली बार जीता है भारत ने। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको जीता साउथ कोरिया ने चाइना को हरा करके। और तस्नीम मीर का नाम भी याद रखो, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर ये बन गई हैं। और बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? तो पढ़ा था हमने लखनऊ में। और याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, और अपने देश में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो 40 वर्ष है इनकी उम्र है एंडरसन की। अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ये उपलब्धि हासिल की है। और उनके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है जिन्होंने 94 घरेलू टेस्ट मैच खेले हैं। अच्छा, किरून पोलार्ड का नाम पता है? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं वैसे तो ये। अभी 600 T20 मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। और इसी तरह से मिलता जुलता एक प्रश्न था कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो, ये भी वेस्ट इंडीज के हैं।
ये दोनों प्रश्न, ये दोनों नाम मैंने साथ साथ लिखे हैं ऑप्शन में, ताकि मैं दोनों आपको एक साथ बताऊं तो आप कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न होते हैं इस तरह के, इन्हें ढंग से नहीं पढ़ते तो फिर क्या एग्जामिनर घुमा देता है। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो आंसर होगा अवध बिहारी चौधरी। तो आरजेडी के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी ये निर्विरोध बिहार विधानसभा के स्पीकर चुने गए, और इस पद से बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के बाद अब आरजेडी की सरकार है, तो उसी के स्पीकर होंगे, जिनका नाम याद रखना है अवध बिहारी चौधरी। अभी आपको बताएं, नीतीश कुमार यहाँ के 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इन्होंने अभी एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया था और फिर उसके बाद आरजेडी से जोड़ दिया था, और इस तरह से तेजस्वी यादव यहाँ के डेप्यूटी सीएम बन गए। तो खास तौर पे बिहार वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो याद रखना, बिहार विधानसभा के स्पीकर बन गए अवध बिहारी चौधरी। बाकी राहुल नॉर्वेकर का नाम तो सबको याद रखना है, क्योंकि अभी देश के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने ये महाराष्ट्र के। आशीष कुमार चौहान ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन बने थे? एसएस मुंदड़ा। रंजीत रथ ये ऑयल इंडिया के सीएमडी बने। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। ये दिल्ली के संस्थापक व महान सम्राट अनंग पाल तोमर की निशानी है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था? ये प्रश्न तो आप ही को बताना पड़ेगा। बाकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1861 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है वी विद्यावती। यहां से एक प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। देखो, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो केजरीवाल है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है कि अभी यहाँ के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? सतीश चंद्र शर्मा। और याद है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दिल्ली सरकार है वो अपने कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द को हटाकर अब किसके नाम पे रखेगी? बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे। अभी तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। और मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना ये शुरू होती है दिल्ली में। उसके अलावा आप जानते हो भारतीय रेलवे कहाँ पे सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज दिल्ली में। देश का पहला स्मोक टावर लगा दिल्ली में। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। और प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीता था दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके। ये इसका 8वां संस्करण था। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि एचपीसीएल ने किस राज्य में अपनी गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।